हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्ज़ाम मिनिस्ट्री। दिस इज़ कृष्णा। आप सभी कैसे हैं? आई होप कि आप सभी अच्छे ही होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। ठीक है, तो इस जो करंट अफेयर्स की हमारी क्लास है, इसमें आज हम डिस्कस करेंगे 10 मई की जो द हिंदू की खबरें हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं आपके लिए, उसके बारे में। ठीक है, तो इस क्लास को जो है रेगुलरली आपको मैं पहुंचाता हूं ताकि आपको जो द हिंदू का जो न्यूज़पेपर है उसको पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। वहां से बिल्कुल कंसाइज वे में आपको क्लासेस यहाँ जो है डिलीवर कर दी जाती हैं। ठीक है, चलिए, तो बिना किसी देरी की क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज की हमारी जो पहली खबर है। देखिए, आज की जो पहली खबर है पेज नंबर 1 पे, एज ऑलवेज आपको पेज नंबर 1 पे ही पहली खबर मिलती है। तो पहली खबर जो है आपके सामने वो पेज नंबर 1 पे मिलेगी आपको। जीएस पेपर 2 और 3 से इसे रिलेट करके आप पढ़ सकते हैं। तो आप ये तो जानते ही हैं कि करंट सिचुएशन क्या चल रही है अभी। ठीक है, तो भारत पाकिस्तान युद्ध के बारे में कुछ जो अपडेट्स आ रही हैं, ठीक है, तो उन अपडेट्स के बारे में थोड़ा सा समझना ज़रूरी है। हालांकि यहाँ पर मैं एक बात आपको बता दूं कि इन अपडेट्स को समझते समय एक बात का ध्यान रखिए, हमेशा क्रेडिबल रिसोर्सेज को यूज़ करिए। क्रेडिबल सोर्स होने चाहिए उन न्यूज़ को पढ़ने वाले। तो जो भी प्रमाणिक जब तक ना हो, जब तक आपके रिसोर्सेज प्रमाणिक ना हो, आप उन पर विश्वास ना करें। ठीक है, तो हालांकि जो एडवाइजरी है जो है न्यूज़पेपर्स को और मीडिया हाउसेस को सरकार की तरफ से, वो इस बात की है कि भाई आप किसी भी चीज़ की लाइव रिकॉर्डिंग, लाइव जो है टेलीकास्ट ना करें। इससे ताकि जो सेना की और सरकार की गतिविधियां हैं वो आपको जो है हमारे दुश्मन तक ना पहुंचे। इसीलिए जो भी खबरें आपको मिलती हैं लाइव, अगर हम बात करें तो वो भी कहीं ना कहीं आधे घंटे या 45 मिनट या 1 घंटे बाद की खबर होती है। ठीक है, इसलिए क्योंकि सामने वाली जो हमारे सामने हमारे जो दुश्मन है, ठीक है, जो दूसरी पार्टी है एक तरह से, उसको इस बात का अंदाज़ा ना लगे कि भारत की जो मूवमेंट है, भारत का जो एक्शन है, जो उसका एक तरह से आप कह सकते हो कि जो अगली जो एक तरह से मूव है वो समझ में नहीं आनी चाहिए सामने वाले को। अदरवाइज वो उस चीज़ को हमारे मतलब हमारे ही खिलाफ इसको प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो पहली खबर है वो ये बता रही है कि भाई जो पाकिस्तान और भारत का युद्ध चल रहा है उससे रिसेंट अपडेट क्या निकल के आ रही है। तो रिसेंट अपडेट देखिए आप, सैकड़ों ड्रोन, अभी आपने रिसेंटली कल वाली न्यूज़ में देखा ही होगा कि लगभग लगभग 300 के आसपास जो है ड्रोन्स जो है वो पाकिस्तान ने इस्तेमाल किए हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान ने इन ड्रोन्स को इस्तेमाल किया जो है ना, इससे एक और देश जो है इस पूरे सिनेरियो में देखने को मिल रहा है, विच इज़ नेम एज टर्की या तुर्की जिसे आप कहते हैं। ठीक है, तो अब तुर्की के जो ड्रोन्स हैं उसको पाकिस्तान ने जो है हमारे खिलाफ इस्तेमाल किया और लगभग लगभग कहा जा रहा है कि 300 से 400 के बीच में जो ड्रोन्स हमारी तरफ जो है इसने भेजे, उनमें से बहुतों को हमने इंटरसेप्ट कर दिया। हालांकि आपने देखा होगा कि पंजाब प्रांत में और कुछ ऐसी और जगहों पर ये ड्रोन्स जो है डिस्ट्रॉय होने के बाद जब गिरते हैं तो हालांकि कुछ नुकसान पहुंचाते हैं। ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर ऊपर हवा में डिस्ट्रॉय हो रहा है और वह हैवी है तो वो नीचे गिरने के बाद जहां भी गिरेगा, अगर किसी पब्लिक प्लेस पे या कहीं भी गिरता है तो थोड़ा नुकसान तो होता ही है। लेकिन बात यहाँ पर इस बात को लेकर के नहीं है कि क्या ड्रोन्स कैसे रहे क्या रहे, बात यह है कि जिन ड्रोन्स का इस्तेमाल किया गया वो तुर्की के जो है मेड ड्रोन्स थे। वो इनका इस्तेमाल जो है ना दो पर्पस के लिए करता है, ये जो ड्रोन्स होते हैं। ठीक है, हम हालांकि डिस्कस करेंगे इन ड्रोन्स के बारे में कि किस तरीके से इनको दो पर्पस के लिए पाकिस्तान इस्तेमाल करता है। एक तो इस्तेमाल करता है कि ये जहाँ भी जाते हैं तो बेसिकली इन पर एक हथियार लगाया जाता है जिससे ये जो है जहाँ भी जाते हैं वहाँ कोई फायरिंग करना है या कोई जो है कोई छोटा वेपन ड्रॉप करना है, तो ऐसी सारी चीज़ों के बारे में। ठीक है, उसमें हम आगे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ देख सकते हैं जम्मू कश्मीर और पंजाब के कई हिस्सों पर ब्लैकआउट रात में हुआ। ठीक है, ब्लैकआउट कर दिया गया ताकि लोकेशंस का अंदाज़ा ना पता चल सके। राजस्थान में भी हालात जो है थोड़े तनावपूर्ण हैं और रिसेंटली जो खबर है ना कि राजस्थान के कुछ जो आपके कहते हैं सीमावर्ती जिले हैं उनमें जो है ना पूरी तरीके से जो है रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। किसी भी तरीके की कार्यवाही जो है वो सेना वहां पर कर रही है, जिसकी वजह से जो है रेड अलर्ट है। रेड अलर्ट में बेसिकली क्या होता है, दैनिक गतिविधियां जो होती हैं, जो व्यापारिक गतिविधियां, उन पर थोड़ा सा रोक लगाया जाता है और इस तरीके से जो है सेना की मूवमेंट्स और सेना की जो है कार्यवाही करने में थोड़ी आसानी होती है। हालांकि बात करें भारतीय सेना की जवाबी कार्यवाही में तो लगभग कल जो न्यूज़ हमारे सामने आई है वो 7 आतंकवादियों को मारने की है। ठीक है, इस पूरे प्रोसीजर में जो कल रात को हुआ उसमें 7 आतंकवादी मारे गए, ऐसा जो है हम जो है इंडिया की तरफ से, भारत सरकार की तरफ से ये जो है स्टेटमेंट देखने को मिली। हालिया ये रिपोर्ट जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है जब हम ऐसी किसी चीज़ के बारे में देखते हैं। लेकिन अगर हम बात करें कि जो ये ड्रोन्स रहे हैं, इन ड्रोन्स की क्या खासियत रही है दोस्तों, तो इसमें एक चीज़ आप समझ लीजिए। पहली बात तो ड्रोन्स जो होते हैं ये कंपेरेटिवली अदर किसी जो है
किसी भी वेपन्स के, किसी तरीके से प्लेन, कोई भी फाइटर जेट हो गया, तो ये काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं, ठीक है। इसका रीज़न क्या होता है कि ये होते तो साइज़ में छोटे हैं। दूसरी चीज़ क्या है कि ये लो एल्टीट्यूड पे उड़ान भर सकते हैं, ठीक है। रडार की रेंज से जो है उनको चकमा देने का काम इनका होता है। दूसरी चीज़, इनके जो 2 फ़ायदे हैं, एक तो ये अटैक पर्पज़ के लिए काम किए जाते हैं, ठीक है। एक तो ये अटैक करते हैं, और दूसरा होता है ये निगरानी करने के काम आते हैं, ठीक है। निगरानी करने के काम भी आ जाते हैं। क्यों? इसमें बेसिकली बताते हैं। अब यहाँ ये जो ड्रोन आप देख रहे हो, ठीक है, इसको सोंगर ड्रोन बोला जाता है। तुर्की द्वारा, तुर्की की एक कंपनी है जिसने इसको डेवलप किया है। सो बेसिकली इस ड्रोन की खासियत क्या होती है, देखिए आप ये ड्रोन देख रहे हैं, तो इसमें खासियत ये है कि लगभग 45 केजी के आसपास बताया जाता है कि ये जो है पेलोड जो है वो कैरी कर सकता है, ये भार उठा सकता है 45 किलो के आसपास, ठीक है। तो 45 किलो के आसपास जो भार उठाया जाता है, उसके बाद होता क्या है, ये नीचे के साइड का जो एरिया है ना, ये वाला एरिया, इसमें आप 2 चीजें, एक तो आप कैमरा, इसमें अगर आप निगरानी पर्पस के लिए चाहते हैं तो कैमरा फिट कर दीजिए। अदरवाइज इसमें कोई, आप बेसिकली क्या होता है, गन यूज़ कर सकते हैं, किसी तरह की कोई गन यूज़ कर दी आपने, ठीक है। जो है मान लेते हैं कि अगर हम बात करें तो कोई भी टैक्टिकल वेपन जो आप चाहते हैं, या आपने रिसेंटली आरपीजी के नाम से जानते होंगे। आरपीजी बेसिकली क्या होता है, एक वेपन होता है जो कंधे पे रख करके ना चलाया जाता है, देखा होगा आपने, आगे की साइड से उसका जो है ऐसे इस टाइप का होता है, ऐसे करके, ठीक है, ऐसे करके उसका एरिया होता है। तो ये आरपीजी जो होते हैं ना, आरपीजी को बेसिकली जो है, इसमें जो है आरपीजी का फ्रंट जो वो होता है, जिसमें जो है वॉरहेड होता है, उसको भी लगा करके ये इसमें भेज दिए जाते हैं। लो एल्टीट्यूड पे उड़ान भरने की वजह से रडार में डायरेक्ट नहीं होते, और एक्चुअली होता क्या है कि ये जहाँ जाते हैं, जहाँ इनको गिराना होता है, वहाँ ये ड्रॉप कर देते हैं। ड्रॉप करने के बाद जो है विस्फोट जो है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। तो हालांकि ये अच्छी खासी तौर पर डिस्ट्रक्शन पैदा कर सकते हैं। और दूसरी बात आप समझिए, दूसरी बात ये है कि इनकी कोई छोटी मोटी तादाद नहीं, लगभग 300 प्लस तादाद जो है बताई जा रही है कि कल जो है पाकिस्तान ने इनको छोड़ा। होता क्या है, इंटरसेप्शन की बात आती है। पाकिस्तान को ये लगता है कि भाई ये सारी चीज़ें जो है ना, ये एक इंटरसेप्ट कर लोगे, मान लीजिए आकाश सिस्टम को आपने भारत ने इस्टेब्लिश कर रखा है, 1 करोगे, 2 करोगे, 3 करोगे, कितने कर पाओगे, ये दिमाग लगा करके उसने ये टैक्टिक्स इस्तेमाल की, ठीक है। हालांकि कुछ जगहों पर इनके इम्पैक्ट देखने को मिले, लेकिन मोस्ट ऑफ देम जो है डिस्ट्रॉय कर दिए गए हवा में ही। उसका रीजन क्या है, सिर्फ आकाश और S-400 ही नहीं इफेक्टिव होते हैं, ठीक है। आकाश और S-400 ही नहीं इफेक्टिव हैं, इसके साथ साथ हमारे पास जो है ना लेजर वेपन्स भी हैं। लेजर वेपन्स भी हमने इंपोर्ट कर रखे हैं और खुद से भी डेवलप किए हैं। तो लेजर वेपन्स की खासियत क्या होती है कि लेजर वेपन्स क्या करते हैं, एक पूरे एरिया को जो है कवर करते हैं। इस पूरे एरिया में जितने भी ड्रोन होंगे इनको डीएक्टिवेट कर देता है, ठीक है, डीएक्टिवेट कर देता है। तो ये बेसिकली नीचे गिर जाते हैं, जिसकी वजह से जो है इन ड्रोन्स का जो एक साथ हमला होता है ना, वो काफ़ी ज़्यादा हमें हेल्पफुल करता है। इसके साथ साथ हमारे पास जो है ऐसी गन्स भी होती हैं, ठीक है। अब बेसिकली अगर आप वेपन्स के बारे में बात करें तो वेपन्स में बहुत सारी, जैसे युद्धपोत पे आपने देखा होगा एक गन इस्तेमाल की जाती है जो काफ़ी ज़्यादा राउंड, लगभग 3 से 3,500, कुछ के 10,000, कुछ के 12,000 पर मिनट उनकी राउंड फायरिंग जो है कैपेसिटी होती है। तो बेसिकली ऐसी गन्स का भी इस्तेमाल करता है भारत, ठीक है। तो इनको ये बेसिकली ये इंपॉर्टेंट इसलिए था ताकि आपको ये समझ में आए, क्योंकि इस समय जो भी न्यूज़ बन रही है ना, उसमें साइंस एंड टेक काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व है। आप देख रहे हैं कि मीडिया के थ्रू, एआई के थ्रू काफ़ी ज़्यादा इमेजेस जो है पाकिस्तान जनरेट कर रहा है। पुरानी इमेजेस को उठा करके नई इमेजेस के साथ थोड़ा सा एआई इस्तेमाल करके उसको दिखा रहा है कि देखो हमने सुखोई गिरा दिया, देखो हमने जो है राफेल गिरा दिया। तो इस तरीके से है। तो ये वॉरहेड जो है, जो ये वॉर की सिचुएशन है ना, ये सिर्फ हथियारों से नहीं लड़ी जा रही है, ये माइंड की तरीके से भी देखी जाए तो मस्तिष्क के आधार पर भी एक लड़ाई है। एक होता है ना कि आप जज्बा तोड़ दीजिए सामने वाले का। और जो मीडिया है ना पाकिस्तानी, मैं इस बात को मानूंगा, मैं इस बात क्लियर कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान जो है रूमर्स फैलाने में भारत से बहुत ज़्यादा आगे है। और हाँ, एक चीज़ है जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। भारत में क्या होता है, अधिकतर पॉपुलेशन क्या है ना, गाँवों में है। तो गांव के लोगों को इतनी जानकारी नहीं होती है। अब उनको कोई खबर उन्होंने देखी, उनको लगा यार ये तो सही है, अरे ये देखो पाकिस्तान ने ये कर दिया, ठीक है। तो समझना ये है कि ये जो मीडिया वॉर चल रही है, मीडिया वॉर में कहीं ना कहीं अभी भी हमें थोड़ी और जो है वो करनी चाहिए, हमें भी ये चीज़ें करनी चाहिए कि भाई जिस तरीके से यही कारण है दोस्तों कि भारत सरकार जो है ये बार बार ऐसी एडवाइजरी जारी कर रही है कि किसी भी फेक न्यूज़ को आप जो है सर्कुलेट ना करें। किसी भी तरीके से ऐसी कोई मिसगाइडिंग इंफॉर्मेशन आपको मिल रही है तो उस पर विश्वास ना करें। अभी आपने देखा रिसेंटली अजीत डोभाल जी का कोई स्टेटमेंट बना करके बोल दिया गया, तो वो भी। अब इसके लिए आपको करना क्या है, इसके लिए आप एक काम कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि ठीक है मैं बचना चाहता हूँ, तो आप सिंपली क्या कर सकते हैं, पीआईबी का आप सभी इंस्टाग्राम या जो है आप किसी ना किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से तो जुड़े ही होंगे। अरे अगर किसी से नहीं जुड़े होंगे तो आप व्हाट्सएप तो चलाते ही होंगे, ठीक है। व्हाट्सएप में चैनल का ऑप्शन आता है, उसमें आप पीआईबी टाइप करिए, फैक्ट चेकर, ठीक है। पीआईबी फैक्ट चेक
टाइप करते ही आपको पीआईबी का जो है ऑफिशियल जो है चैनल मिल जाएगा। वहां आपको कंटिन्यूअसली पीआईबी जो है पोस्ट डाल के ये बात बता रहा है कि ये फैक्ट जो दिखाया जा रहा है ये गलत है, ये फैक्ट दिखाया जा रहा है ये गलत है। पुरानी कई साल पुरानी वीडियोस को उठा करके दिखा रहे हैं कि ये देखो हमने मिग गिरा दिया, ये देखो हमने जो है सुखोई गिरा दिया। तो उन सबको जो है पीआईबी का काम ये बेसिकली क्या कर रहा है, पीआईबी इस समय जोर तोड़ से जो है इन सारी चीज़ों को सर्कुलेट होने से, वायरल होने से और मिस इन्फॉर्मेशन फैलाने से रोक रहा है हालांकि, ठीक है। तो इस तरीके से हमने देखा कि इन ड्रोन्स की जो है अहमियत इतनी ज़्यादा क्यों होती है, क्योंकि ये तो एक तो इनकी कॉस्ट कम होती है। सपोज करो अगर एक फाइटर जेट प्लेन पाकिस्तान भेज रहा है, ठीक है, या भारत भेज रहा है, और भारत का जो है फाइटर प्लेन इंटरसेप्ट हो जाता है, कितना नुकसान होगा। इसलिए ये जो है ये कॉस्ट इफेक्टिव भी होते हैं। इसके साथ साथ ये जो है 45 केजी के आसपास का पेलोड कैरी कर सकते हैं। दूसरी चीज़ ये हाई लो एल्टीट्यूड्स पे उड़ान भर के जो है सीमा पार बॉर्डर, आपने देखा होगा अक्सर पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, इन बॉर्डर्स पे जो है पाकिस्तान इनको स्मगलिंग के लिए भी यूज़ करता है। आए दिन आपने अगर काफ़ी पुरानी न्यूज़ कुछ पेपर उठा के देखें, आपको मिल जाएगा कि कहीं ना कहीं ड्रोन के जरिए जो है पाकिस्तान ये जो है ड्रग्स की सप्लाई जो होती है, इधर उधर क्रॉस बॉर्डर ड्रग्स सप्लाई जो होती है, इसमें भी ये ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो होता क्या है, होता ये है कि ये ड्रोन जो है डिटेक्टेबल कम होते हैं। रीजन उनका क्या होता है, अब भाई इन ड्रोन्स के लिए 24 घंटे तो आप किसी ऐसे जो है उस चीज़ को तो लगा करके रखेंगे नहीं, किसी ऐसे एयर डिफेंस सिस्टम्स को। और एक साथ कई ड्रोन्स क्या होता है, धीरे से कोई क्रॉस भी कर गया तो क्या कर लेंगे आप। तो ये जो है ये काफ़ी ज़्यादा इन लोगों ने, इनकी जो दिमाग में ये रहा पाकिस्तान के कि ये अगर इसका इस्तेमाल करें काफ़ी इफेक्टिव होगा। हालांकि सैन्य ड्रोन को बारामूला, श्रीनगर, ठीक है, अवंतीपुरा, नगरोटा और जम्मू, फेरीपुर, पठानकोट, फिरोजपुर, लखन, जालंधर और कठुआ और नाला में लक्षित किया गया था, ठीक है। टारगेटेड ये लोग बना करके रखे हुए थे कि ये सारे टारगेट्स होंगे। पाकिस्तान ने तुर्की 400 ड्रोन्स का इस्तेमाल किया है। अब आप समझ पा रहे हैं, मैंने आपको बताया था ना 300 प्लस के आसपास, यानी 400 ड्रोन्स जो है पाकिस्तान जो है तुर्की के बने ड्रोन्स का इस्तेमाल करके जो है इस वॉर में अपने आप को थोड़ी सी बढ़त बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि वो कर नहीं पा रहे हैं। तो रीजन क्या है उनका, उनको पता है। अभी आपने देखा 3 बेस, पाकिस्तान के 3 बेस उड़ा दिए गए। अब रीजन क्या है, फाइटर प्लेन्स को एटलीस्ट आप बेस नहीं दोगे, अगर आप उनको रनवे नहीं दोगे, उड़ेंगे कहाँ से वो, ठीक है। तो वही वाला है, भुज को भी इन लोगों ने टारगेट किया था, भुज को भी इन लोगों ने गुजरात में भी टारगेट किया है। तो इनका हमेशा ये रहता है ना कि आप जब भी देखिए, जब भी वॉर होती है ना, तो हमेशा कोशिश की जाती है उन की पॉइंट्स को टारगेट करने की जो काफ़ी ज़्यादा वर्नेबल हो और काफ़ी ज़्यादा उनको उससे दुश्मन को हेल्प मिल सके। यही कारण है कि भारत ने टारगेट किया कि इनके 3 जो है एयरबेस को उड़ा दो। जब ये टेक ऑफ ही नहीं कर पाएंगे तो उस एरिया को कंट्रोल करने के लिए ये काफ़ी दूर से किसी दूसरे एयरबेस से उड़ान भर के आएंगे, तब तक तो मामला साफ कर देंगे हम, ठीक है। तो बात समझने वाली ये रही है इसमें। हालांकि दोस्तों इसके बाद जो एक सबसे बड़ी डेवलपमेंट देखने को मिली है वो है कि पीएम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो है एक उच्च स्तरीय बैठक की है। हालांकि ऐसे बहुत आप इसका आर्टिकल को भी पढ़ सकते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर, पीएम स्ट्रेस नीड फॉर कंटिन्यूअस अलर्टनेस एंड इंस्टीट्यूशनल सिनर्जी। सो बेसिकली क्या होता है, युद्ध के टाइम पर जो डिफरेंट जो है इंस्टीट्यूशंस है जो इसमें इवॉल्व हैं, ठीक है, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इन्वॉल्व है, ठीक है, और आपकी सेना इन्वॉल्व है। तो जितनी भी मिनिस्ट्रीज हैं इनके बीच में कोऑर्डिनेशन सिनर्जी अच्छी से अच्छी बैठी रहे, इसके लिए एक हाई स्तरीय बैठक की गई है, ठीक है, उच्च स्तरीय बैठक। इसमें साथ ही साथ इसमें विभिन्न प्रकार के संस्थानों में समन्वय आपस में बना रहे, ठीक है। कोई भी इंफॉर्मेशन अगर वो जो है भेजी जा रही है तो कहीं भी मिस इन्फॉर्मेशन का चांस ना रहे, यानी कि कहीं भी किसी भी तरीके से मिसअंडरस्टूड ना हो सके कि भाई ये चीज़ तो हमें पता ही नहीं थी, या हम ये भूल गए, हमें ये खबर नहीं मिली। तो क्या होता है कि समन्वय की स्थिति बहुत ज़रूरी होती है। तो इसलिए ये हाई ऑफिशियल मीटिंग की गई, ठीक है। रक्षा मंत्री भी इसमें जो है वो थे, शरीक थे, और इसके साथ ही साथ इसमें बहुत सारे ऑफिशियल्स आपके सेना के जनरल्स भी आए। इसमें बेसिकली यही बात बोली गई कि भाई आप कोऑर्डिनेशन बना करके रखेंगे हम, क्योंकि वॉर के टाइम पे कोऑर्डिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक प्लेटून अगर इधर कोई मूव कर रही है तो दूसरी प्लेटून को अगर मान लीजिए एक प्लेटून डिस्ट्रैक्शन का काम कर रही है कि भाई इनका ध्यान हटाते हैं, तो दूसरा वाला एंटर कर सके। तो इसमें क्या होता है, कोऑर्डिनेशन की बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, ठीक है दोस्तों। आगे अगर हम बात करें तो अगली न्यूज़ जो है वो पेज नंबर 5 पर है, जीएस पेपर 3 से इसको रिलेट करके आप पढ़ सकते हैं, ठीक है,
केरल में निपाह वायरस, हालांकि मैंने आपको लास्ट वाली वीडियो में निपाह वायरस के बारे में बताया था कि एक केस मिला है, ठीक है, उसी केस पर ये दूसरी न्यूज़ आज देखने को मिल रही है, वही केस है। तो जो लेडी को निपाह वायरस जिसकी बॉडी में मिला है, उससे रिलेटेड डेवलपमेंट ये देखने को मिल रही है कि निपाह वायरस, जिससे अलर्टनेस जो है, सरकार जो है अलर्ट हो गई है केरल सरकार, और उसने क्या किया कि बेसिकली जो लेडी थी उसके संपर्क में आए सभी लोगों को डिटेन किया गया। उसके बाद उनको बताया गया कि भाई अब आपकी जो है चेकिंग होगी, और चेकिंग होने के बाद ताकि ये वायरस जो है वो काफ़ी फैले ना, ठीक है। तो निपाह वायरस थोड़ा सा एक तरह से इसकी जो इसका रिजल्ट रहता है वो काफ़ी ज़्यादा घातक रहता है, इसलिए जो है सरकार ने अपने प्री मेजर्स लेते हुए उसको डिटेन किया लोगों को। केरल में जो मैंने आपको कल बताया, ठीक है, मल्लपुरम जिले में 4 स्थानीय निकायों में 9 वार्डों को निपाह वायरस से प्रभावित एक महिला के बाद कैंटोनमेंट जोन में घोषित कर दिया गया कि भाई उसको सील कर दिया गया कि भाई वो कैंटोनमेंट जोन है। बेसिकली वहाँ रहने वाले लोगों के जितने लोगों में ये महिला जो है, ये जितने लोगों के संपर्क में आई होंगी उनको डिटेन किया गया, और उस पूरे जोन को, सो बेसिकली इसमें ध्यान रखिएगा कि 4 स्थानीय निकाय में 9 वार्डों को जो है कैंटोनमेंट जोन में रखा गया है। आधिकारिक समीक्षा के अनुसार मरीज के संपर्क में आए कुल 49 लोगों को अभी तक ठीक पाया गया है। जब चेकिंग हुई तो लगभग जिन जिन लोगों से उस महिला ने जो है मिली रही होंगी, उस महिला ने जो है आसपास बैठी होंगी, तो उसके आधार पर यह पाया गया कि भाई जिन 49 लोगों से अभी तक जिनकी जांच हो चुकी है उसमें ये लोग तो ठीक हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि इस पे जो है सरकार जो है थोड़ा सा ध्यान रखते हुए इस चीज़ को रोक सके, क्योंकि जानते ही आप कोरोना के बारे में आपने सुना होगा, एक बहुत धीरे ही चीज़ें उठती हैं, ठीक है, और धीरे धीरे वो इतनी ज़्यादा स्प्रेड हो जाती हैं कि आप उनको तब नहीं कंट्रोल कर पाएंगे। तो इसलिए जैसे ही आपको कहीं एक कोई केस मिले तो आपको ये बात ध्यान रखनी पड़ती है, एज अ गवर्नेंस का पार्ट माना जाता है कि भाई सरकार को उस पर तुरंत एक्शन लेना होता है, ठीक है दोस्तों। अगली न्यूज़ पे बढ़े तो वो आपको पेज नंबर 10 पे मिलेगी, जीएस पेपर 2 से संबंधित करके इसे पढ़ सकते हैं, जो कि आपका एडिटोरियल पेज का पार्ट है, ठीक है। अब एडिटोरियल पेज का पार्ट है तो इसमें समझने का प्रयास करेंगे कि ये पूरा एडिटोरियल और इसके जो लेखक हैं वो कहना क्या चाह रहे हैं। देखिए दोस्तों, भारत में जो है ना, भारत में एक बहुत बड़ी जो है एक समस्या रहती है, वो है गर्मी को लेकर के। और गर्मी की जब बात आती है दोस्तों, ठीक है, जब बात आती है गर्मी की, तो कहा जाता है कि वैसे तो एक कहावत कही जाती है कि गर्मी जो है वो गरीबों की होती है और ठंडी जो है वो अमीरों की होती है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा विरोधाभास देखने को इसलिए मिलता है क्योंकि गरीबों को गर्मी एक तरह से आप कह सकते हैं कि एक पेड़ की छांव में बैठ करके वो इंसान थोड़ा आराम कर सकता है, थोड़ा पानी पी सकता है, ठीक है। लेकिन अभी जो सिचुएशन देखने को मिल रही है वो ज़्यादा जो है परेशानी जो है क्रिएट करने वाली है, और परेशानी क्रिएट कर भी रही है। उसका रीज़न क्या है आप देखते हैं। देखिए होता क्या है कि जो हमारे यहाँ मजदूर हैं उनका जो है क्षेत्र जो है वो 2 भागों में बटा हुआ है। एक तो है आपका संगठित क्षेत्र, ठीक है, ऑर्गेनाइज सेक्टर जिसे आप कहते हो, और दूसरा है असंगठित क्षेत्र, असंगठित क्षेत्र है। तो असंगठित क्षेत्र के जो मजदूर हैं बेसिकली इनमें नॉर्म्स तो कोई नियम कानून, ठीक है, ये दैनिक मजदूरी वाले मजदूर जो होते हैं बेसिकली असंगठित क्षेत्र में आते हैं। असंगठित क्षेत्र में ना तो कोई नियम कानून जो है फॉलो किया जा रहा है, ना तो किसी तरीके से कोई पॉलिसी अगर बनी भी है तो उसको अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंटेशन उसका देखने को मिल रहा है, ना तो इन्हें किसी तरह का कोई रिम्यूनरेशन प्रोटेक्शन मिला हुआ है, ना तो इनकी आवाज़ उठाने के लिए कोई संस्था देखने को मिलती है। तो बेसिकली गवर्नमेंट जो है जो भी अभी बेसिकली अपने एक प्राथमिक स्तर पर जितनी भी चीज़ें करती है असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए, उनमें भी एक चीज़ की समस्या देखने को मिलती है भाई, कि ऐसे जो असंगठित क्षेत्र के लोग हैं, आधे से ज़्यादा इस क्षेत्र के जो मजदूर हैं उनको अपने अधिकारों के बारे में ही नहीं पता होता है। तो कई बार क्या होता है, और चूंकि भारत में क्या होता है कि इतनी ज़्यादा गर्मी जो आप देखने को मिल रही है, आप देखेंगे तो अप्रैल में ही जो है 41 डिग्री से ऊपर तापमान रिकॉर्ड किया गया। अब आप सोच करके देखिए कि अभी मई जून जुलाई, ठीक है, मई आपका चल ही रहा है, अप्रैल में 41 डिग्री के ऊपर जा चुका है, मई जून जुलाई अभी बाकी ही है। तो किस तरीके से ये इम्पैक्ट डालेगा, और ये इम्पैक्ट क्यों डालता है, क्योंकि ये आपको धीरे धीरे आगे चल के इकोनॉमिकली इसको आप देखोगे कि ये इकोनॉमिकली इम्पैक्ट डालेगा थ्रू प्रोडक्टिविटी, उत्पादकता के जरिए ये जो है आपको आर्थिक नुकसान पहुंचाएगा। उसका कारण क्या है कि आप देख सकते हैं कि अप्रैल माह में ही जो है 41 डिग्री का तापमान रहा। शहरी अनौपचारिक श्रमिकों को गर्मी से बचने के लिए हमें समग्र रणनीति की आवश्यकता है। भारतीय शहर संकट का केंद्र बन चुके हैं, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा है तो जो लेबर्स हैं इनको अगर ये काम कर रहे हैं तो इनको छांव की आवश्यकता होगी, क्योंकि इतनी कड़ी धूप में तो काम करना थोड़ा मुश्किल होता है। और यही लेखक इस बात में जो है वो कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारी जो लेबर फोर्स है, जो हमारा लेबर फोर्स है, यानी कि जो हमारी जो मजदूर हैं,
उनके साथ आपको पता होगा कि उनकी प्रोडक्टिविटी, उनकी उत्पादक क्षमता वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अगर आपको किसी काम को करवाना है, उनके अंदर उत्पादकता ही नहीं बचेगी, वो इतना ज़्यादा जो है थके महसूस करेंगे, इतना ज़्यादा जो है परेशान होंगे, तो कहीं ना कहीं जो भी प्रोजेक्ट्स होंगे वो डिले होंगे धीरे धीरे। ठीक है, काम की जो तेज़ी होगी वो धीरे धीरे कम होती जाएगी। तो इस तरीके से इनका कहना है। एक रिपोर्ट भी है दोस्तों, अगर हम बात करें तो आरबीआई की एक रिपोर्ट है 2024 की, जिसके अनुसार ये साफ साफ कहा गया है कि जो कामगर मजदूर हैं उनकी आजीविका पर इससे, गर्मी से 4.5 का प्रभाव पड़ सकता है। और बेसिकली क्या है, ये आय का स्तर, इनकी आय का स्तर 4.5% लगभग गिर सकता है, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा है, लोग परेशान हैं। ठीक है, तो परेशान रहेंगे भाई तो काम करने में तो दिक्कत होगी, हम ही हैं। अगर हमें गर्मी ज़्यादा लगती है तो जो है संगठित क्षेत्र में तो ये होता है भाई, ऑफिस में बैठे हैं कहीं, या मान लीजिए कहीं कोई काम कर रहे हैं तो उनको इतना जो है मिलता है कि फ़ैन लगा हुआ है ये। लेकिन अगर आप सोचिए गारा मिट्टी या किसी जो है भट्ठे पे काम कर रहे हैं, ब्रिक फील्ड्स पे काम कर रहे हैं, या रोड कंस्ट्रक्शन में काम कर रहे हैं, कितनी गर्मी होती है। ऊपर से आपने देखा होगा कि उसमें जो है डामर का प्रयोग किया जाता है, आग जला करके रोड अगर कहीं बन रही होती है, तो जिस तरीके से जो है ये सारी चीज़ें हो रही हैं, उसमें कितनी गर्मी है ऑलरेडी, और आग के पास रहना पड़ रहा है। तो ये काफ़ी ज़्यादा चिंताजनक विषय है, जो लेखक जिस पे आपका ध्यान खींचना चाहता है कि भाई इस पे आपको ध्यान देना चाहिए। सरकार को भी इसके लिए जो नीतियां बनाई हैं उनको कड़ाई से पालन करना चाहिए, और अगर उनका पालन किसी स्तर पर, प्राथमिक स्तर पर या द्वितीय स्तर पर नहीं हो रहा है तो उसको अच्छे से करवाना चाहिए, उसके लिए नियमन और कानून बनाए जाने चाहिए। हालांकि अनौपचारिक मजदूरों के लिए एक सुव्यवस्थित उपचार की आवश्यकता है भारत में। हीट प्लान का सही पालन ना होना इसका एक प्रमुख कारण है। देखिए हीट प्लान क्या है, बेसिकली हीट प्लान बनाया गया है कि जो हीट वेव्स हैं, लू है, इनसे बचने के लिए हर शहर को, हर जो है वहाँ की न्यायपालिका और जो है पंचायतों को, या हम बात करें लोकल लेवल्स की गवर्नमेंट जो होती हैं, उनके लिए एक पूरा स्ट्रक्चर तैयार किया गया है कि भाई किस तरीके से आप इस चीज़ को अप्लाई कर सकते हैं। अहमदाबाद में आपने हीट प्लान का नाम सुना होगा। अहमदाबाद का जो हीट प्लान का स्ट्रक्चर है वो काफ़ी अच्छा माना जाता है। सो बेसिकली क्या करते हैं कि जगह जगह पर थोड़े जो है विश्रामालय बनाए जाते हैं कि आप यहाँ पर आकर के थोड़ा विश्राम कर सकते हैं। पानी की व्यवस्था होती है, ठीक है, अगर कूलर है तो कूलर की व्यवस्था की जाती है, ताकि जो गर्मी है उससे लोग बच सकें। तो लू से आप जानते हैं कि लू से काफ़ी ज़्यादा जब भी लू चलती है भारत में तो बहुत सारी जानें भी जाती हैं इसके चक्कर में। ठीक है, तो इसलिए कहा जाता है कि केंद्र और राज्य सरकारों और श्रम मंत्रालय, पर्यावरण मंत्रालय, शहरी मामलों और स्वास्थ्य मंत्रालय के बीच समन्वय की कमी के कारण जो है ये जो हीट वेव का प्लान है आपका HAP, ठीक है, हीट एक्शन प्लान है, अक्सर अल्पकालिक और अप्रभावी रहते हैं। जिसके कारण, क्योंकि ये जो मंत्रालय हैं इनके बीच में आपस में कोऑर्डिनेशन, अभी हमने पढ़ा कोऑर्डिनेशन के बारे में, तो कोऑर्डिनेशन कम होने की वजह से ये काफ़ी ज़्यादा जो है इनका जो इम्प्लीमेंटेशन देखने को मिलता है वो कम होता है, जिसके जरिए जो है जो नीतियाँ बनाती है गवर्नमेंट वो निचले स्तर पर, अगर हम बात करें तो निचले स्तर पर, यानी कि जहाँ उनका जो है एप्लीकेशन होना है, जहाँ उनको प्रयोग करना है, उस स्तर पर उन नीतियों का किसी भी तरह का कोई प्रभाव देखने को नहीं मिलता है। तो लोगों के मन में भी ये आता है ना, कई बार हम भी कह देते हैं कि यार गवर्नमेंट को तो कोई चिंता ही नहीं है, गवर्नमेंट ने स्कीम बना रखी है, लेकिन स्कीम का जो लेयर है ना वो जिस जिस लेयर पे आना चाहिए, हर लेयर को, हर स्टेजेस को जो है कोऑर्डिनेशन के साथ काम करना चाहिए, हर मंत्रालय को समन्वय के साथ काम करना चाहिए, वो समन्वय की कमी देखने को मिलती है। इसीलिए ये कहा जाता है कि ये जो समस्या है ये काफ़ी ज़्यादा गंभीर है। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली इससे उत्पादकता पे फर्क पड़ेगा, उत्पादकता पे फर्क पड़ेगा तो आय पे पड़ेगा, आय पे पड़ेगा तो यानी कि वो राष्ट्रीय आय पे अल्टीमेटली पर फर्क डालेगा। तो इसलिए कहा जाता है कि इसके लिए जो है सोचने का विषय है, इस पे कोई नियम कानून और सख्ती से इसका कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए। हालांकि अगर हम बात करें उपायों की दोस्तों, तो हर नगर पालिका को गर्मी से निपटने के लिए कार्य करना चाहिए। इसमें कुछ उपाय भी लेखक ने सुझाए हैं। गर्मी के प्रभावों को कम करने के लिए श्रमिकों को प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए कि किस तरीके से आप जो है गर्मी के प्रभावों को कम कर सकते हैं, आप क्या क्या मेजर्स टेकन कर सकते हैं, भाई कौन कौन से ऐसे उपाय कर सकते हैं आप। श्रमिकों को गर्मी से बचने के लिए स्थानीय समुदायों और पड़ोस को शामिल किया जाना चाहिए। जो नेबर्स हैं वो भी कोशिश करें कि एक छोटा सा, भले ही कुछ नहीं है कि मान लीजिए कोई कंस्ट्रक्शन एरिया का काम चल रहा है तो वहाँ पर आपस में एक कंस्ट्रक्शन एरिया के जो भी लोग रिस्पॉन्सिबल हैं उनको चाहिए कि वहाँ पर एक विश्रामालय बनवा दें, वहाँ पानी की व्यवस्था रखें। ठीक है, बहुत सारी ऐसे मेजर्स लिए जा सकते हैं जिससे जो है वो चीज़ें अच्छी हों, उत्पादकता ना गिरने पाए अल्टीमेटली मजदूरों की। क्योंकि आपको पता है संगठित क्षेत्र में ऑलरेडी इतना ज़्यादा शोषण है, उनका शोषण इतना ज़्यादा होता है क्योंकि नियम और कानून तो कोई फॉलो नहीं हो रहे हैं। तो इसलिए होता क्या है कि ये जो मजदूर हैं जो असंगठित क्षेत्रों में पाए जा रहे हैं, ठीक है, असंगठित क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, उन मजदूरों को, कामगारों को समस्या इस बात की देखने को मिलती है कि पैसा भी कम मिले,
शोषण भी हो, गर्मी भी झेलें, उत्पादकता भी कम हो, कम आय हो, कम खाना खा पाएंगे, कम जो है व्यय कम कर पाएंगे, अल्टीमेटली उत्पादकता धीरे 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 नीचे गिरती जाएगी। तो इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगली खबर पे बढ़ते हैं दोस्तों, और अगली खबर हमारे सामने है पेज नंबर 12 पे, जीएस पेपर 2 से संबंधित, इसे आप पढ़ सकते हैं। इसमें आप देखिए एक बहुत ही जो है अलग विषय अभी देखने को मिला। न्यायपालिका, हालांकि न्यायपालिका जो है भारत की, वो काफ़ी ज़्यादा चर्चा में तो रहती ही है। हमने देखा कल वाले में जस्टिस वर्मा जी के केस के बारे में हमने देखा कि न्यायपालिका किस तरीके से जो है आर्टिकल आ रहे हैं। आज एक आर्टिकल देखने को मिल रहा है कि जो मीडिया है, चौथा स्तंभ, ठीक है, जो चौथा स्तंभ है और न्यायपालिका, इनके बीच में एक जो है रिसेंटली जो है सुप्रीम कोर्ट का एक वक्तव्य आता है, और उस वक्तव्य में क्या कहा जाता है इसको समझने का प्रयास करेंगे। देखिए ये स्टार्ट कहाँ से होता है, इसको समझने की जरूरत है। अभी रिसेंटली हुआ क्या, सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले में कहा गया कि यह अदालतों का कर्तव्य नहीं है कि वे मीडिया को सामग्री हटाने या हटाने का निर्देश दें। ठीक है, बाकी बेसिकली क्या कहा जा रहा है यहाँ पर कि आप अगर कर्तव्यों की बात कर रहे हैं, ये तो खुद में भी सोचना चाहिए लोगों को। तो हालांकि सुप्रीम कोर्ट इस बात को कह रही है कि भाई देखिए, सुप्रीम कोर्ट कहती है कि जो मीडिया से कंटेंट हटाने की बात की जा रही है कि कुछ कोई गलत कंटेंट आपने पोस्ट कर दिया, कुछ गलत कर दिया, जब तक वो किसी तरीके से देश अहित में कोई नहीं होगा कंटेंट, तब तक इतना तो स्वाभाविक रूप से आपको सोचना चाहिए कि भाई कौन सा कंटेंट हमें पोस्ट करना है, कौन सा नहीं। आपको इसको ऐसे रिलेट करके समझना है कि जैसे रिसेंटली सरकार कह रही है कि भाई आप ऐसे किसी मिसलीडिंग कंटेंट को जो है पोस्ट ना करें, ना उसको सर्कुलेट करें, ना फॉरवर्ड करें, जो आपके पास ऐसी प्रमाणिकता को सिद्ध ना करते हो कि ये प्रमाणिक हैं। तो भाई ये वही कंसेंट यहाँ भी फॉलो हो रहा है। हालांकि ये एक मामला था, एक वाद था, जो है वो एशियन न्यूज इंटरनेशनल, जो एएनआई के नाम से आप बहुत ज्यादा भारत में फेमस भी है ये, और विकीमीडिया। अब विकीमीडिया क्या है बता देते हैं, आप सभी को विकीपीडिया के बारे में पता होगा। तो जो विकीपीडिया है, विकीपीडिया की पेरेंटल कंपनी जो कंपनी है, वो जो है वो है विकीमीडिया। इन दोनों के बीच में एक वाद विवाद हो गया। एएनआई से संबंधित एक पोस्ट जो है विकीपीडिया पर जो है एक आर्टिकल लिखा जाता है, तो उससे संबंधित जो है एएनआई इस बात को कहती है कि ये पोस्ट हटाया जाना चाहिए वहां से। अब रीजन क्या है समझने की बात है। देखिए विकीपीडिया जो है ये ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है, यानी कि यहाँ पर कोई आर्टिकल लिखने वाली एजेंसी काम नहीं कर रही है। ये एक पब्लिक जो है प्लेटफॉर्म है, जहां पर क्या होता है, जैसे मुझे अगर कोई चीज बहुत अच्छे से समझ में आती है, सपोज करिए मैं किसी मुद्दे को बहुत अच्छे से समझता हूं, ठीक है, तो जैसे निपाह वायरस का ही उदाहरण लेकर के देख लें। अगर मैं एक साइंस का जो है स्टूडेंट हूं और या टीचर हूं, मुझे पता है निपाह वायरस के क्या मेजर्स हो सकते हैं, क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट हैं, कैसे चीजें करनी चाहिए, क्या मेजर्स नहीं लेने चाहिए, ठीक है, तो मैं बेसिकली क्या करूंगा कि विकीपीडिया पर एक पेज बना करके अपना अकाउंट लॉगिन करके उस पेज पे एक सारी पूरी इंफॉर्मेशन लिख करके वहां पोस्ट कर दूंगा, सो दैट कि जो लोग अदर उसके बारे में अवेयर नहीं है वो आकर के उसको वहां पढ़ सकें। ठीक है, आप देखते होंगे कि कोई भी चीज आप टाइप करते हैं फर्स्ट पेज विकीपीडिया का आता है। क्यों? क्योंकि विकीपीडिया पे ऐसे बहुत सारी चीजें कंटेंट पड़े हुए हैं। वहां पर होता क्या है, आपने ये भी देखा होगा, विकीपीडिया चलाते समय नीचे के साइड आप देखेंगे तो लिखा रहता है कि मेक एनी करेक्शन और ऐड एनी वैल्यूज, यानी कि आप चाहें तो इसमें कुछ करेक्ट भी कर सकते हैं, आप चाहें तो कुछ और ऐड कर सकते हैं। अगर आपको लगे कि मेरे आर्टिकल में जो मैंने निपाह पे लिखा है उसमें कोई कमी है या उस पर कोई चीज छूट गई है, तो आप वहां ऐड कर सकते हैं उसको। तो विकीमीडिया का ये वाद रहा है ये दो पार्टीज के बीच में। ठीक है, तो ये दो पार्टीज जो है का जो है वाद रहा, और इस पे जो है कोर्ट का डिसीजन आया। कोर्ट का डिसीजन में क्या कहा जा रहा है कि जो जस्टिस भुइयां हैं ने कहा कि अदालतों को यह सुनिश्चित करना चाहिए, सुनिश्चित करने की जरूरत है कि वे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और विनियमित या दबाने में ना देखी जाए। यानी कि जो यहाँ बेसिकली स्टेटमेंट आपको अगर नहीं समझ में आ रहा है तो कहने का प्रयास ये कह रही है अदालत कि अदालतों को यह सुनिश्चित करने की जरूरत है कि वे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को विनियमित या दबाने में ना देखी जाए। यानी कि जो कोर्ट है उसका कहीं भी तरीके से इस तरीके से जो है उसको ना देखा जाए कि ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को विनियमित कर रही है, उसको कहीं ना कहीं एडजस्ट कर रही है और दबा रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ये कह रही है कि भाई आप किसी भी तरह के लंबित या यूं कहें कि सबजुडाइज जो निर्णय हैं, सबजुडाइज का मतलब बेसिकली क्या होता है कि सबजुडाइज का मतलब होता है कि अगर कोई भी निर्णय या कोई भी वाद अभी जो है विचाराधीन है न्यायालय के, न्यायालय उस पर विचार कर रहा है, तो कह रहे हैं कि वो सबजुडाइज है। सबजुडाइज है, बाद में भाई उस पर जब डिसीजन आएगा या कुछ होगा तो हम बाद में उस पर डिस्कस करेंगे। सरकार सॉरी जो आपकी न्यायपालिका है वो ये कह रही है कि आप इस पे भी डिबेट कर सकते हैं, हालांकि उस डिबेट का आधार बस सही होना चाहिए। न्यायपालिका ये कहती है कि अगर आपको लगता है कि कोई भी मैटर सबजुडाइज है, उस पर निर्णय नहीं आ रहा है, तो आप क्रिटिसाइज करिए,
आप न्यायपालिका को भी क्रिटिसाइज कर सकते हैं, लेकिन आधार जो है वो तार्किक होना चाहिए, समझने योग्य होना चाहिए। ये नहीं कि आप किसी भी आधार पे बोलते जा रहे हैं, कुछ भी कह रहे हैं, है ना, कि मतलब कोई आधार आपके पास होना चाहिए। मैं अगर सडनली किसी के पास जाऊं और मैं उसकी बुराई करने लगूं बिना उसको जाने बिना सोचे समझे, तो इसका कोई आधार नहीं बनता ना। इसका आधार तो तब बनेगा जब मैं उसको समझूं, उसको इवैल्यूएट करूं, उसका मूल्यांकन करूं, उसके सही पक्ष और गलत पक्ष दोनों को देखूं, तब मैं उसको कह सकता हूं कोई बात। तो वही यहाँ पर जो है अदालत भी कहने का प्रयास कर रही है कि कहीं से भी अदालत की ये इमेज नहीं बननी चाहिए कि वो जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, जो आपका अधिकार है, मौलिक अधिकार है, उसको कहीं से भी दबा रही है, उसको कहीं एडजस्ट कर रही है, काट पीट रही है, उस अधिकार में कोई कटनी छटनी हो रही है। बात समझ में आ रही है? तो यह अदालत का कर्तव्य नहीं है कि वह मीडिया को यह बताए कि भैया कौन सा कंटेंट हटाना है, कौन सा लगाना है, क्योंकि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। हालांकि अगर उसमें कोई तार्किकता देख रही है, लग रही है, तो ठीक है। एक ऐसी पोर्शन हमें देखने को मिलता है जहां अदालतों को इंटरफेयर करना पड़ता है, जहां न्यायालय को इंटरफेयर करना पड़ता है। अगर कोई ऐसी अभिव्यक्ति आपकी है जिससे किसी भी तरीके से कोई भी निर्णय न्यायालय का लंबित हो रहा है या उसकी कार्यवाही में किसी तरह की बाधा पड़ रही है, वहां जो है न्यायालय ये कह सकती है कि भाई अभी आपकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को रोका जा रहा है, क्योंकि इससे क्या हो रहा है कि जो निर्णय है उसमें जो है इंपैक्ट आ रहा है, उस पर प्रभाव पड़ रहा है। अदालतों को केवल तभी हस्तक्षेप कर सकती हैं जब न्याय बाधित हो रहा हो किसी तरह का, कि भाई कोई ऐसा केस है जिसमें लंबित हो रहा है और आप कुछ भी बोलते जा रहे हैं, उससे क्या हो रहा है, न्याय जो है वो बाधित हो रहा है। तो ये पूरा जो केस रहा है वो मीडिया का और सुप्रीम जो है न्यायपालिका का देखने को हमें मिला। हालांकि न्यायपालिका रिसेंटली बहुत ज्यादा चर्चे में रही है। अगली जो खबर है दोस्तों वो काफी इंपॉर्टेंट है, और हालांकि इस पे मैंने आपको पहले भी अपनी क्लास में बताया है। अभी रिसेंटली आपने देखा होगा कि हमारी जो विपक्ष है, हमारा भारत में जो विपक्ष है, विपक्ष में जितनी भी पार्टीज हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो एसपी हो, चाहे वो जो है सपा हो, चाहे वो बीएसपी हो, चाहे तृणमूल कांग्रेस हो, सबने इस बात को जो है एक साथ एक सुर में सरकार से बोला कि भाई जो ये आईएमएफ है, आईएमएफ की अगली जो बैठक होने वाली है उसमें बात ये उठ रही है कि पाकिस्तान फिर से जो है लोन मांगने की बात कर रहा है। ठीक है, तो इस बार कोशिश ये करिए, चूंकि हम ऐसा कभी करते नहीं है, लेकिन इस बार हमें जरूरी ये है कि भाई इनको लोन नहीं मिलना चाहिए। उसका रीजन क्या दिया है? उसका रीजन ये दिया जा रहा है कि पाकिस्तान को अभी रिसेंटली जो लोन मिला, भाई वो करेंगे क्या? रीजन उसका ये है कि वो करना क्या चाहेंगे। वो डेवलपमेंट के नाम पे तो लोन मिलता है, लेकिन डेवलपमेंट करता कहां है पाकिस्तान, ये समस्या का विषय है। अगर आप डेवलपमेंट कर रहे हैं तो ठीक है, नहीं कर रहे हो क्यों? क्योंकि सिचुएशन वॉर की चल रही है, और अगर इनको पैसा मिलता है तो दिक्कत होने वाली है। क्यों? क्योंकि ये इस पैसे का इस्तेमाल आतंकवाद जो है बढ़ाने में, आतंकवाद को टेरर फंडिंग करने में, हथियार खरीदने में, इन सब में लगाएंगे, जबकि पैसा मिल रहा है किसी और पर्पस के लिए। तो उसी पे ये खबर अभी देखिए, अभी कुछ दिन पहले बात ही उठाई गई और रिसेंटली आईएमएफ के द्वारा पैसा मिल भी गया पाकिस्तान को। आईएमएफ के कार्यकारी बोर्ड ने पाकिस्तान को $1 बिलियन, लगभग 8500 करोड़ का ऋण जो है वो प्रदान नहीं होगा, ये प्रदान होगा, ठीक है, प्रदान कर दिया। ठीक है, अब इसमें क्या हो रहा है, इसमें हो क्या रहा है, इसमें ये होता है कि ये टर्म लोन होता है, इसमें सशर्त लोन जो है दिया जाता है आईएमएफ की तरफ से। आईएमएफ ये कहता है कि हम आपको पैसा तो दे देंगे, लेकिन जो हम पैसा देंगे आपको, वो पैसा आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा जो है विकासात्मक कार्यों में, किसी परियोजना में, ताकि आपका जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है, ठीक है, भुगतान संतुलन है, जो आपका जो भुगतान संतुलन है वो आप सही कर सकें। भुगतान संतुलन जो है आपका बीओपी, ठीक है, वो आप सही कर सकें, इसके लिए हम आपको दे रहे हैं ताकि आप अपना विकास कर सकें, और विकास के साथ साथ जो संरचनात्मक जो है विकास है, स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट है, या किसी तरह की कोई अदर डेवलपमेंट है, उससे आप आगे बढ़ें और आपका देश आगे बढ़े। अब हालांकि हो क्या रहा है कि भारत ने शुक्रवार को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, जो आईएमएफ के नाम से जाना जाता है, कि इस निर्णय पर थोड़ी चिंता जताई। हुआ क्या कि जो कार्यकारी बोर्ड है, एग्जीक्यूटिव बोर्ड, उस बोर्ड में वोटिंग होती है कि भाई जब पैसा देने की बात आती है तो वोटिंग की जाती है। तो वोटिंग में क्या हुआ, भारत जो है, अब इसमें दो चीजें होती हैं, अदर जो वोटिंग्स होती हैं वो अलग होती हैं, और यहाँ पे जो वोटिंग होती है वो अलग होती है, जिसको समझना आपके लिए जरूरी है कि भारत अगर चाहता तो रोक सकता था, क्यों नहीं रोक पाया, इसको समझना जरूरी है। ये नहीं कह देना चाहिए कि भाई भारत रोक ही नहीं पाया, भारत ने दबाव डाला लेकिन वो नहीं हुआ, और हालांकि उसको पैसे मिल गए। अब बात यह आ रही है कि इससे पहले कभी भी भारत ने इसका विरोध नहीं किया। हम कभी भी एज एन कंट्री, हमने कभी भी किसी भी देश को अगर कोई आईएमएफ की तरफ से जो है सशर्त लोन
प्रोवाइड किया गया किसी कंट्री को, हमने कभी विरोध नहीं किया। भाई अगर तुम्हें 4 पैसे तुम्हारे विकास के लिए तुम्हें मिल रहे हैं, अच्छी बात है, आप विकास के लिए ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर इस विकास का पैसा आप कहीं और इन्वेस्ट कर रहे हैं, भाई अगर मेरे पिताजी ने, मान लो उदाहरण के तौर पे, मेरे पिताजी ने मुझे पैसे दे दिए कि बेटा जाकर के ये सामान खरीद लेना, ठीक है, पढ़ाई के लिए। अब मैं उसको पढ़ाई में न लगा करके उसको जो है मूवीज के टिकट खरीदने में, इधर उधर जो है घूमने टहलने में, खाने पीने में उड़ा दिए मैंने। अब पढ़ाई के पैसे, पर्पस देखना जरूरी है कि पर्पस क्या है, उद्देश्य क्या है। उद्देश्य अगर इधर उधर हो रहा है तो यानी कि जो है आपकी जो क्रेडिबिलिटी है, आपकी जो एक तरह से कह सकते हैं विश्वसनीयता है, वो गिरने लगेगी भाई, ठीक है। तो इसी बात को लेकर के जो है आईएमएफ के इस निर्णय से जो है भारत थोड़ा सा नाखुश रहा है। भारत ने कहा कि इस पैसे का पाकिस्तान दुरुपयोग करेगा, किसके लिए, आतंकवाद बढ़ाने के लिए, आतंकवादी जो है जो गतिविधियां हैं उनको बढ़ाने के लिए, आतंकवादियों को हथियार देने में। आप देख ही रहे हैं, हमने आपको कल ही वाली क्लास में मैंने आपसे के साथ डिस्कस भी किया कि किस तरीके से जो है आतंकवादियों के जो है मृत्यु पर राजनयिक जो है श्रद्धांजलि वहां दी जाती है। मतलब कोई ऐसा देश आपको देखने को नहीं मिलेगा जहां पर आतंकवादी, जो कि नॉर्मल किसी कंट्री द्वारा जो है डेजिग्नेटेड नहीं, यूएन के द्वारा डेजिग्नेटेड आतंकवादी को श्रद्धांजलि दे रही है वहां के सरकार, वहां के ऑफिशियल्स मिलकर के। आपको कहीं ऐसा कोई देश नहीं मिलेगा पाकिस्तान को छोड़ करके, ठीक है। तो पाकिस्तान किस तरीके से ये बात जो है सामने कर रहा है, और जब मीडिया जाती है, जब मीडिया उनसे विदेशी मीडिया प्रश्न पूछती है तो वो कहते हैं नहीं नहीं नहीं, ऐसा तो कुछ है ही नहीं, हम तो बैरियर हैं। रिसेंटली अभी आपने देखा होगा, वो मंत्री हैं वहां के पाकिस्तान के, उन्होंने कहा हम तो बैरियर हैं, हम तो आतंकवाद को रोक के रखे हैं ताकि विश्व में ना फैले। मतलब आप समझ सकते हैं कि एक डायलॉग बोलता है ना, हिपोक्रेसी की कोई सीमा होती है, तो वो सीमा जो है वो इनको लगता है कि इनकी तो ये जी ही हिपोक्रेसी में रहे हैं, ठीक है। तो बात ये है कि अभी रिसेंटली जो ये मुद्दा चल रहा था, ये इसी बात पे चल रहा था कि भाई जो पैसा आप दे रहे हो, इससे पहले दिए हमने कभी नहीं रोका, अब जो दे रहे हो वो कंडीशन क्या है, वॉर चल रही है, और वॉर में ऐसी मदद ये कभी आपको लगता है, इतने साल से आप देखेंगे तो 35 वर्षों में 28 बार इनको पैसा मिल चुका है, 28 बार इन्होंने पैसा उठाया है, 28 बार से आज तक इन्होंने एक डैम नहीं बनाया, एक डैम नहीं क्रिएट कर पाए। फिर रिसेंटली इंडस वाटर ट्रीटी जब कैंसिल हुई तो बोले हम झेलम का पानी भारत ने छोड़ दिया, अब दिक्कत कर रहा है। अरे तो भैया 28 बार आपने पैसा उठाया, आपको ये सोचना चाहिए था कि हमें इसे विकासात्मक कार्यों के लिए प्रयोग करना चाहिए, आप करो ना। 28 बार से आप कुछ नहीं कर रहे हो, केवल आतंकवादी जो है जो गतिविधियां हैं वो बढ़ती जा रही हैं आपकी। आपको आईएमएफ से, आपको विदेशियों से, आपको अलग अलग देशों से, आप अमेरिका से, आप सऊदी अरब से, आप कुवैत कंट्रीज से, आप अगर देखो कि गल्फ कंट्रीज की बात करें, आप चाहे ईरान जो है तुर्की में चले जाओ, सब जगह पैसे ही मांग रहे हैं आप, लेकिन पैसे का इस्तेमाल गलत तरीके से कर रहे हैं, ठीक है। तो सशर्त जो लोन मिला है अभी तक 28 बार, उसका तो कोई प्रयोग, भारत ने यही चिंता जताई कि भाई आपने 35 वर्षों में लगभग 28 बार आपने इन्हें लोन दिया, उस पैसे का क्या हुआ, आपको खुद देखना चाहिए इस बात को। हालांकि जो रोकने की बात है वो अभी तक पाक अर्थव्यवस्था में कोई ऐसे सुधार तो इन पैसों से देखने को नहीं मिले। इस बैठक के दौरान जब वोटिंग हुई तो भारत जो है इस वोटिंग से अपने आप को अलग कर लिया, उसने जो है अब्स्ट्रैक्ट कर लिया अपने को कि भैया हम इसमें वोटिंग नहीं करेंगे, अपने वोट को अब्स्टेन कर लिया उसने, ठीक है। तो बेसिकली अगर आप वोटिंग प्रक्रिया देखेंगे तो आप कहा जाता है या तो आप पक्ष में वोट करिए या फिर विपक्ष में वोट करिए, ठीक है, या फिर आप न्यूट्रल रहिए, ना वोट करेंगे, ना पक्ष में है ना विपक्ष में है। कई बार आपने यूएन की मीटिंग में देखा होगा कि जब इजराइल पे कोई बात आती थी, तो इजराइल पे अभी रिसेंटली हमास इजराइल की वॉर में जब यूएन सेक्रेटरी काउंसिल में मीटिंग हुई थी तो उसमें जो है भारत ने उस पर एब्सटेन कर लिया था अपने आप को। एब्सटेन का मतलब होता है उससे अलग कर लिया कि मैं भैया ना तो वोट करूंगा, ना तो जो है पक्ष में वोट करूंगा, ना विपक्ष में, मैं वोट ही नहीं डालूंगा, नोटा की तरीके से आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो अभी क्या हुआ, उससे बाहर कर लिया कि हम इसमें वोटिंग करेंगे ही नहीं, कि पाकिस्तान को पैसा मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, इस वोटिंग में हम वोट ही नहीं डालेंगे। हालांकि ये जो बात रही, ये भारत में बहुत सारे जो है विपक्षी दलों ने भी इस बात को बोला कि आप भारत को इस तरीके से नहीं करना चाहिए, भारत को इस पे और जोर लगाना चाहिए। लेकिन बात क्या होती है दोस्तों, वो समझने वाली बात है। इसमें थोड़ा सा वोटिंग का तरीका जो है ना वो अलग है। इसमें वोटिंग का जो वो है राइट है, वो चूंकि सबको एक वोट का राइट नहीं है कि सबके पास समान अंक हैं उनके वोट के। यानी कि अगर मैं कहूं कि भारत है तो भारत का जो वोट है वो उस तरीके से नहीं होगा जो पाकिस्तान का वोट का है। यानी कि जो पाकिस्तान का वोट है वो भारत के वोट के बराबर नहीं है। इसमें जो है भारांकन के आधार पर जो है वोटिंग राइट मिलता है कि मेरा एक वोट कितनी वैल्यू रखता है, ठीक है। तो इसमें जो है राष्ट्र जो है नकारात्मक वोटिंग औपचारिक तौर पर, सामान्यता की बात कर रहा हूं मैं, ध्यान रखिएगा,
कोई भी राष्ट्र ऐसी जो कार्यकारी बैठक होती है जिसमें डिसीजन कोई मेकिंग होती है, उसमें नकारात्मक वोट यानी कि अगेंस्ट में वोट नहीं कर सकता है। ठीक है, तो वोटिंग जो है वो भारांकन के हिसाब से होती है। हालांकि विपक्ष ने इस मुद्दे को पहले भी उठाया था और मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि आपने आर्टिकल अगर पढ़े होंगे, अगर न्यूज़पेपर पढ़ा होगा तो आपको ये पता होगा कि विपक्ष ने पहले ही जो है इस बात को सचेत दिया था कि भाई अभी पैसे की मीटिंग होने वाली है आईएमएफ की, और आईएमएफ की मीटिंग में ये बात कंफर्म होगी कि पाकिस्तान को पैसा मिलेगा, तो इसको रोक दो। अब 8500 करोड़ का अमाउंट छोटा नहीं होता, ये पैसा क्या करेंगे ये बेसिकली अभी हमने ड्रोन के बारे में बात की थी ना, ड्रोन जो पीछे देखा था, क्या नाम है उसका, सोंगर, अभी मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। तो जो ड्रोन हमने फर्स्ट स्लाइड पे पढ़ा ना, वो ड्रोन ये इस्तेमाल कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि सस्ते मिलते हैं थोड़ा, भाई अब ये जाकर के कोई जेट तो खरीदेंगे नहीं, तो ऐसे ड्रोन्स का इस्तेमाल करेंगे, आतंकवादी गतिविधियां जो है बढ़ाने का इस्तेमाल करेंगे। क्यों? इनको तो पता ही, इनको बच्चों को अपने शिक्षा से दूर रखना है, पढ़ाई लिखाई से दूर रखना है, बस हथियार पकड़ा देने हैं और ये बता देना कि भारत के खिलाफ चलना है तुम्हें। तो भारत की जो चिंता रही है वो इस बात को लेकर के रही है कि आप अभी तक दिए तो हम कुछ नहीं बोले। इस समय आपको इवैल्यूएट करना चाहिए कि इस समय जो पैसा आप देंगे ये किस लिए इस्तेमाल किया जाएगा। दोस्तों, अगली जो खबर है दोस्तों वो पेज नंबर 14 पर जीएस पेपर 2 से संबंध करके इसे पढ़ा जा सकता है, जो कि है आपका दक्षिण एशिया प्रेस स्वतंत्रता रिपोर्ट। हालांकि दोस्तों मैंने एक रिपोर्ट के ऊपर और भी वीडियो बनाई है, जो कि है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक। ठीक है, जो आरएसएफ के द्वारा जो है रिलीज की जाती है। तो आरएसएफ का फुल फॉर्म क्या था, मैंने आपको बताया था उस वाली वीडियो में। मैं चाहता हूं कमेंट सेक्शन में आप उसका जवाब दीजिए कि आरएसएफ का फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, हालांकि अभी रिसेंटली दक्षिण एशिया प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024-25 जो है वो रिलीज हुआ है। इससे संबंधित जो न्यूज रही है उसमें क्या क्या चीजें, जो मुद्दा उठाया गया है उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। देखिए दोस्तों, क्या होता है कि जो प्रेस होता है ये किसी भी जो है नेशन का, अगर हम बात करें तो डेमोक्रेसी में जो चौथा स्तंभ माना जाता है, कि जो सूचनाएं हैं, सूचनाओं का अधिकार है, वह प्रश्न पूछने का अधिकार है। बड़े बड़े कोई घोटाले हो गए तो अगर उनकी कोई जांच पड़ताल हो रही है तो समाज तक, जनता तक वो बात पहुंचेगी कैसे? क्योंकि बहुत सरकार ऐसे तो काम करती नहीं है कि हाँ ठीक है पीएमओ की मीटिंग होने वाली है तो एक काम करते हैं जनता के साथ लाइव कर देंगे। कुछ चीजें गोपनीय भी होती हैं और कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं जो जनता तक पहुंचनी चाहिए, तो प्रेस उसका काम करती है। प्रेस एक बेसिकली ब्रिज का काम करती है, आपको सही इंफॉर्मेशन, सही डेटा, सही आपकी जो है अभिव्यक्ति हो, इस बात की सुनिश्चित जो करना होता है वो प्रेस करती है। तो प्रेस जो है वो जब खतरे में होती है तो आप समझ जाइए कि आपके देश में जो है वो काफी ज्यादा चीजें बदलने वाली हैं। इससे रिलेटेड मैंने तो 2 न्यूज मैंने कवर की है। कौन सी न्यूज? एक तो मैंने आपको कवर किया था, एक न्यूज अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज जा करके जो मेरे प्रीवियस करंट अफेयर्स के वीडियोस हैं उसमें जा करके आप देखिएगा। उसमें एक तो मैंने कवर किया है कि प्रेस से संबंधित बहुत सारे ऐसे एडिटोरियल जो है वो अभी रिसेंटली जब पब्लिश हुए उस पर डिस्कशन किया। दूसरा मैंने प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक के बारे में जो है अभी रिसेंटली विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक की एक अलग से वीडियो बनाई है, आपको चैनल पे मिल जाएगी, वो बनाई। तीसरी न्यूज आज आपके सामने है। तो बेसिकली करंट अफेयर्स को जब आप फॉलो करते हो ना, तो एक न्यूज पढ़ोगे तो दूसरे दिन या तीसरे दिन कोई और न्यूज आएगी तो उससे रिलेट करके आप समझ पाओगे। ठीक है, तो अब आप समझ पा रहे होंगे कि यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट क्यों हो जाती है। इंपॉर्टेंट किस लिए है? हाल ही में 23वें, याद रखिएगा संस्करण कौन सा है, 23वां संस्करण है, इस बात का ध्यान रखिएगा। वार्षिक यानी कि ये आपका जो है एनुअल बेसिस पे ये रिपोर्ट आती है। दक्षिण एशिया प्रेस स्वतंत्रता रिपोर्ट जो है 2024-25 जारी की गई, जिसका शीर्षक क्या था कि फ्रंट लाइन डेमोक्रेसी, मीडिया और पॉलिटिकल चर्न। ठीक है, आप समझ पा रहे होंगे कि मीडिया एंड पॉलिटिकल चर्न जो इसका शीर्षक है, जो इसकी थीम रही है, जो इसका वो रहा है टाइटल वाक्य रहा है, वो आप समझ लीजिए। फिर अगला है कि कह रहा है कि मीडिया आउटलेट को बढ़ती संख्या और स्वतंत्रता वेबसाइट को चेकिंग करना। अब इसमें जो सबसे बड़ी बात आ रही है वो आ रही है बंधन की। जो प्रेस पर बंधन लग रहे हैं उसमें कहा जा रहा है कि मीडिया आउटलेट्स की बढ़ती संख्या, जिससे फेक न्यूज बहुत ज्यादा फैल रही है। दूसरी चीज क्या है? स्वतंत्रता, इनकी स्वतंत्रता को बाधित किया जा रहा है। वेबसाइट को चेकिंग करना, उसके साथ साथ एआई की न्यूज, फेक न्यूज, डीप फेक और जो है इस तरह के वीडियोस रिलीज करना। डीप फेक बेसिकली क्या है? एक ऐसी जो है टेक्नोलॉजी है जिससे आप किसी भी व्यक्ति का सेम रूपांतरण, आपने बहुत सारे ऐसे वीडियो देखे होंगे कि हमारे पीएम जी के बहुत सारे वीडियो जो है आप देखते होंगे कि बना दिए जाते हैं, गाने में लगा दिए जाते हैं। तो ये ऐसी बेसिकली क्या है? ये डीप फेक बोला जाता है इसको। ठीक है, ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी होती है जिससे आप हूबहू किसी का रूपांतरण करके कोई वीडियो बना सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इन सब बातों पर काफी ज्यादा चर्चा और गंभीर जो है प्रश्न इस पे खड़े किए गए हैं, जो किसी भी राष्ट्र के लिए सच में गंभीर हैं। हालांकि अगर हम बात करें तो इसमें भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और मालदीव में प्रेस की स्वतंत्रता जो है वो हर साल और खराब होती जा रही है। इस जो है प्रेस रिपोर्ट में ये बात बोली गई कि जो देश है इसमें भारत भी सम्मिलित है।
ठीक है। पाकिस्तान की तो हम बात ही नहीं करेंगे, क्योंकि प्रेस की स्वतंत्रता क्या है, कैसे है। पाकिस्तान, मुझे लगता है कि पाकिस्तान की जितनी भी प्रेस है वो भारत के बेसिस पे ही चलती है, ठीक है। हालांकि अफगानिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, मालदीव, वो प्रेस की स्वतंत्रता जो है वो खराब, दिन ब दिन बदतर होती जा रही है, ठीक है दोस्तों। अगर इसके साथ अगर बात करें तो रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि कानूनी पर्यावरण पत्रकारिता के लिए प्रेस की स्वतंत्रता को में कमी ला रहा है। कानूनी पर्यावरण का क्या तात्पर्य है दोस्तों? कानूनी पर्यावरण का तात्पर्य है कि आपके यहाँ जो कानून है प्रेस की स्वतंत्रता को लेकर के, प्रेस को लेकर के, वो किस स्तर के हैं। आपके यहाँ रिपोर्टर्स के लिए कौन कौन से नियम कानून हैं, आपके यहाँ कितनी जो है संस्थाएं हैं जो स्वतंत्र रूप से, अगर हम बात करें, और निष्पक्ष रूप से, अगर अभिव्यक्ति की बात करें, प्रश्न पूछने की आज़ादी की बात करें, खबरों के चयन की बात करें, तो कौन कौन सी संस्थाएं यहाँ पर हैं जो यह सुनिश्चित करती हैं कि किस तरीके से आपके यहाँ जो है प्रेस की स्वतंत्रता रहेगी। इस बारे में मैंने आपको पहले भी बताया, फिर बता रहा हूँ। आरएसएफ के द्वारा जो रिपोर्ट जारी की जाती है उसके 4 पैरामीटर होते हैं। वो 4 पैरामीटर यानी उसके जो 4 बिंदु हैं जिनके आधार पर किसी देश की रैंकिंग होती है, वो आपको समझनी बहुत ज़रूरी है, ठीक है दोस्तों। तो इसलिए आप ये समझिए कि उनकी जो 4 रैंकिंग है कि भारत में जो प्रेस के ऊपर, जो हमारे यहाँ संवाददाता हैं, प्रेस एजेंट्स हैं, इनके ऊपर अटैक हो जाते हैं। कई बार देखने को मिलता है कि भारत में ये चिंता का विषय है और ये चिंतन का विषय भी है कि आपको सोचना चाहिए कि भारत में जो प्रेस के ऊपर अटैक्स हो रहे हैं, प्रेस को पूछने की और प्रश्न पूछने की आज़ादी नहीं है। और कई बार तो हम देखते हैं कि कई बार प्रेस जो संवाददाता होते हैं, अगर वो किसी ऐसे मैटर में फंस जाते हैं जहां वो बहुत बड़ा खुलासा करते हैं, तो कई बार उनकी हत्या करवा दी जाती है। तो ये ऐसे जो मुद्दे हैं ये काफ़ी ज़्यादा जो है घातक हैं, जो है वैश्विक पटल पर एक देश की इमेज जो है, जो उसकी छवि है, उसको खराब कर देते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इसलिए बात की जा रही है। दूसरी चीज़ क्या है, ये पत्रकारिता से संबंधित जो मुद्दे हैं, इसमें काफ़ी ज़्यादा ये कहा गया है कि जो पत्रकारिता रही है, जो है एशिया की बात करें, दक्षिण एशिया की, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा खराब स्थिति रही है भारत की भी। रिपोर्ट 2024 में पाया गया कि भारत में सूचना का जो हेर फेर है, जो बदलाव है, वो दुनिया में सबसे गंभीर जोखिमों में से एक है। आपको अब इससे ज्यादा बड़ी लाइन आपको समझने के लिए कुछ नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं, मैंने 3 खबरों के बारे में, इसी से संबंधित 3 खबरें मैंने आपको समझाई हैं। आपसे ये रिक्वेस्ट रहेगी कि प्लीज पहले वीडियोस को देखिए, पेपर को जरूर पढ़िए, आपको एक अंदाजा मिलता है कि क्या चल रहा है मार्केट में, ठीक है। कौन सी चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, कौन सी चीजें कम इंपॉर्टेंट हैं, तो ये आपको समझ पाएंगे। एक न्यूज आती है, उसके बाद दूसरा आता है, आपका प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक रिलीज होता है, फिर आपका आज एक तीसरी न्यूज आ जाती है कि दक्षिण एशिया में जो प्रेस स्वतंत्रता है उससे संबंधित। तो आप देख रहे हैं कि कंटिन्यूअसली प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित बहुत सारे जो है सूचकांक जारी किए जा रहे हैं। तो अब बढ़ते हैं दोस्तों आपके प्रारंभिक प्रश्नों की तरफ, ठीक है। प्रारंभिक प्रश्नों में आपने जो भी डिस्कस किया है इससे संबंधित प्रश्न ही पूछे जाएंगे। प्रश्न है आपका, मलप्पुरम केरल में निपाह वायरस के मामले की पहचान के बाद प्रदान किए गए दस्तावेज के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा उपाय लागू किया गया था, ठीक है। पहला है, पूरे जिले में पूर्ण लॉकडाउन कर दिया गया, 9 वार्ड को कैंटोनमेंट जोन घोषित करना और सभाओं पर प्रतिबंध लगाना, और उसके साथ साथ प्रभावित क्षेत्रों में सभी मेडिकल दुकानों को बंद करना, कैंटोनमेंट जोन में सभी प्रकार के निवासियों के लिए अनिवार्य टीकाकरण। आपको आंसर जो है इसके, बहुत ही आसान सा प्रश्न है, आपको आंसर इसके कमेंट सेक्शन में देने हैं। मुख्य परीक्षा की प्रश्नों की तरफ बढ़ें दोस्तों, तो आपकी जो मुख्य परीक्षा का प्रश्न है वो है, जम्मू और कश्मीर में पाकिस्तान की गोलाबारी की घटनाएं जैसा कि दस्तावेजों में उल्लेखित है कि बढ़ते सीमा पार तनाव के भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा और तैयारियों पर प्रभाव की चर्चा कीजिए। 250 शब्दों में इसका आप आंसर लिख सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं कि किस तरीके से विभिन्न मुद्दों पर आप अपनी जो उत्तर लेखन की क्षमता है, जो प्रतिभा है, उसका विकास कर सकते हैं और आप अपनी क्षमता को बढ़ा सकते हैं। हालांकि दोस्तों अगर हम बात करें कि जो रिसेंट और भी डेवलपमेंट्स हुई हैं, उससे रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस मैं आप लोगों के लिए बना रहा हूं, जो जल्दी ही हमारे चैनल पे आपको मिल जाएंगी। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेक श्योर करिए कि आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारा एजुकेशनल कंटेंट और यूपीएससी से रिलेटेड हमारी जो क्लासेस हैं, हमारी जो इन्फॉर्मेशन है, वो आपको सारी की सारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, ठीक है दोस्तों। अगली वीडियो जो होगी वो आपको किसी ऐसे ही चीज़ों के रिलेटेड कुछ ऐसा ही हम आपको जो है बना करके प्रोवाइड करेंगे, और आप उसको अपने एजुकेशन के साथ, अपनी तैयारी के साथ, यूपीएससी की तैयारी के साथ, विभिन्न प्रकरणों के साथ जोड़ करके पढ़ सकते हैं। और मिलते हैं अगली वाली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी अपना ध्यान रखिए और तैयारी करते रहिए, सेफ रहिए, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, गॉड ब्लेस यू ऑल।